अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम। सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी कैसी होगी? द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, कि 50% का रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इट इज़ डिनोटेड बाय T1/2 और T 0.5। हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ का पास हो जाना। वन हाफ लाइफ है 50%, जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका एक हाफ लाइफ, जब दूसरा कन्वर्ट होता है तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है कि एक हाफ लाइफ गुजरने से वो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनका जो है वो हाफ लाइफ एक से ज़्यादा हो, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो एक से ज़्यादा हाफ लाइफ भी हो सकती है। तो हाफ लाइफ का ये मतलब होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो शुरू में 50% जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब एग्जांपल हमारे पास आ रही है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अगर हम बात करते हैं N2O5 जब ये डिकम्पोज होता है, तो बनता है N2O4+O2। अब यहाँ पर हम इसे डिस्कस करते हैं कि जब ये डिकम्पोजिशन होती है तो 24 मिनट्स में इसकी एक हाफ लाइफ पास हो जाती है, वो गुजर जाती है 24 मिनट्स में। टेम्परेचर कितना होता है 45। अब हमने इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन रखी हुई है वो कितनी है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। जब एक हाफ लाइफ पास होती है, जब 24 मिनट्स पास होंगे, ये जो हमारे पास रिएक्ट कंसंट्रेशन होगी 0.1, ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। ये हाफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी 0.05। जब 24 मिनट्स होंगे तो ये 0.05 रह जाएगी। सिमिलरली हमें पता यहाँ पर ये चला कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं N2O4 की, O5 की, तो 24 मिनट जो हैं इसके बाद उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। जब हमारे पास ये आ जाता है 0.05, जब ये डिकम्पोज होगा, जब ये कंसंट्रेशन आगे रिएक्शन तो मूव करेगा, जब ये आगे कंज्यूम होगा तो 24 मिनट्स और गुजरने के बाद ये हमारे पास किस में रह जाएगा 0.025, क्योंकि हाफ हो जाएगा, 48 मिनट्स हो जाएंगे। सिमिलरली जब 72 मिनट्स होंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ये भी हाफ हो जाएगी और 0.0125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी, और ये हमारे पास 12.5% जो है वो बाकी जो है वो रह जाएगा। तो टोटल इसकी जो हमारे पास हाफ लाइफ होंगी वो कितनी होंगी 3 होंगी। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। याद रखिएगा जो हाफ लाइफ होती है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है, हाफ लाइफ हमेशा इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ये मैं आगे वाजिया बता देता हूँ कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है वो क्यों होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकंड एग्जांपल है। जी स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी जब मैंने डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 करवाया, 0.1 इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके बाद देखिएगा 0.05, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। जब फाइनल में कन्वर्ट होगी 0.05 तो इसका जो टाइम होगा वो 25 है, ये हाफ रह जाएगी। ये 100 थी तो हमारे पास 55 रह जाएगी, ये इसकी एक हाफ लाइफ पास हो चुकी है। सेकंड, अब ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, जब ये इसकी 0.05 इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, जब ये हाफ इसकी एक हाफ लाइफ पास होगी तो ये इसका हाफ हो जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो हाफ, जब वो हाफ में कन्वर्ट होता है तो ये इसकी हाफ लाइफ है। जब ये 0.5 से 0.025 में कन्वर्ट होगा तो टोटल यहाँ पर देखिएगा ये 24 है, 24 और 24 टोटल कितने हो जाएंगे 48, के एक हाफ लाइफ जो है वो 24 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट होती है। जब सेकंड हाफ लाइफ होगी तो वो कितनी हो जाएगी 24 पहले थी और 24 ये, टोटल कितने हो जाएंगे 48। तो इसके लिए ये देखिएगा ये 50 था तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये 25 रह जाएगा। अब हमारे पास ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, डिकम्पोज हो रहा है N2O4 O5 जो है 0.0125 जो है, ये जब इसमें कन्वर्ट होगा ये भी 50% हाफ हो जाएगा। जब ये हाफ रह जाएगा तो इसका मतलब है 72 और यहाँ पर मिनट्स हो जाएंगे। कैसे
24 इसमें अगर और प्लस करते हो यहाँ पर तो ये 72, इसका मतलब ये होगा कि 12.5, ये 25 का 12.5। जब यहाँ तक इसकी कंसंट्रेशन पहुँचेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। N2O4 प्लस O2 में N2O5 जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इट मीन्स जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी टोटल 3 हाफ लाइफ है। इस सिमिलरली जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेकंड। यहाँ पर मैं एग्जांपल अगर डिस्कस करता हूँ तो वो यहाँ पर देखिएगा, ये एग्जांपल मैं आगे आपको बाद में करवाता हूँ। एक और एग्जांपल जो है, अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड एग्जांपल है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 और 92। जब इसकी हाफ लाइफ पीरियड गुजरता है तो इसके लिए जो हमारे पास ईयर्स हैं 7.1 मल्टीप्लाई 10 की 8 है और 710 मिलियन ईयर्स। इट आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, जो पीछे मैंने करवाया वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। यहाँ पर देखिएगा 1 kg ऑफ यूरेनियम इज प्रेजेंट। अगर आपके पास 1 kg यूरेनियम प्रेजेंट हो तो इसके लिए जो हमारे पास ईयर्स हैं वो इसकी जो हाफ लाइफ है हमारे पास वो 710 मिलियन ईयर्स हैं, कि जब ये 50% कन्वर्ट हो जाएगा तो इतने साल गुजरने के बाद जो यूरेनियम 1 kg होगा वो 0.5 kg में रह जाएगा, डॉटर एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो भी 710 मिलियन ईयर्स गुजरेगी तो 0.25 रह जाएगा। इसी तरह इसकी ये हाफ लाइफ होगी और इसकी ये देखिएगा इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन की, और ये भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। यहाँ पर मैं अब आपको ये भी नेक्स्ट भी इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब स्टूडेंट ये देखिएगा जिस तरह ऊपर मैंने आपको ये डिकम्पोजिशन वाला करके दिखाया था, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा। अगर आपके पास 1 kg यूरेनियम है, 1 kg यूरेनियम है तो 0.1 kg यूरेनियम जो है वो 710 मिलियन, इसकी ये एक हाफ लाइफ है, ये एक हाफ लाइफ। जब ये इसकी इनिशियल हो जाएगी 0.5 kg यूरेनियम, जब इसकी हाफ लाइफ जब इतने साल और गुजर जाएंगे तो ये 0.25 में रह जाएगा। इसका मतलब है इतना इसका ड्यूरेशन है हाफ लाइफ गुजरने का। तो ये आपके पास था यूरेनियम की हाफ लाइफ 2 है और उसकी हाफ लाइफ इसी तरह आगे ये चलती जाएगी, ये 50% जो है आगे जो है वो कन्वर्ट होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन कौन सा होगा, अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो यहाँ पर देखिएगा रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपके पास रिलेशन है। अब मैं इसे डिफाइन करना, हाफ लाइफ पीरियड ये T1/2 हाफ लाइफ पीरियड है आपके पास। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपके पास होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपके पास कंसंट्रेशन है। A इज डिनोटेड बाय कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर रिएक्शन, 1 लेस देन, ये देखिएगा n-1, 1 लेस देन n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n यहाँ पर क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा बता देता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके पास होगा। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a इज इनिशियल कंसंट्रेशन और t हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का रिलेशन लेकर आते हैं। तो वो यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर ये है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट। मैं पहले भी आपको ये कह रहा हूँ कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, कोई भी रिएक्शन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो तो जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, जो उसकी हाफ लाइफ पीरियड होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगी, वो डिपेंडेंट नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा T1/2 n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था और n इज इक्वल टू 1, ये मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा n-1 था तो n यहाँ पर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1, n-1 था तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, T1/2 n यहाँ पर क्या था 1, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a या 0 है।
तो यहाँ पर T1/2 1 और 0.693 ओवर के, ये देखिएगा ये 0 है और 0 आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, तो ये इसकी ओवरऑल मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ये कितना 0.693 ओवर के, यहाँ पर देखिएगा a नहीं है। अगर यहाँ पर a होता, हमें पता है जब इसकी पावर हमारे पास a 0 या 1 0 या 3 0 लिखते हैं तो ये 1 के बराबर ही होता है। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब है ये 1 के बराबर, ये a के नहीं है, तो यहाँ पर a नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहते हैं जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा वही रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। 2 सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा n। ये 1 कैसे आया, यहाँ पर 2 n-1 था, तो यहाँ पर n2 - 1 = 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। T1/2 1 ओवर Ka, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये 3 आ जाएगा, ये a² आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमने ये देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन लेकिन उसका स्क्वायर है। ये MCQs में भी आ जाता होता है, बाज़-औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी वो पूछ लेते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जी अब हम यहाँ पर देखिएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द रिएक्शन, ये पहले डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते होते हैं। द रिएक्शन विच डिटरमाइंस द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिटरमाइन करना है, इस कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लिमिटिंग स्टेप। ये सबसे इसका स्लो स्टेप होता है फॉर अ मल्टीपल। बहुत ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि मल्टीपल रिएक्शन होते हैं और उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आगे हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा द रिएक्शन में अकर इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप। ऐसे रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप हों और बहुत ज़्यादा स्टेप हों, द रिएक्शन विच अकर इन मोर देन 1 स्टेप और कॉल्ड मल्टीपल स्टेप। ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली स्टेप इज ऑलवेज रेट। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसका जो पहला स्टेप ही होगा वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्लो हो। लेकिन ऐसे रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप हो, एक से ज़्यादा उसके अंदर स्टेप आ रहे हों, तो उसके अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंगल स्टेप हो तो उसका वही रिएक्शन होगा, वही स्टेप होगा जो कि उसका एक ही स्टेप के ऊपर जो वो मुश्तमिल हो रहा है। लेकिन एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो, एक से ज़्यादा स्टेप आ रहे हों, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे मज़ीद हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सारे ही, ये नहीं कि कम, जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होंगे और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये हमारे पास आएगी। ये सारा कुछ हम किसके थ्रू लेकर आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जब हम उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप को डिस्कस करेंगे, तब हमारे पास ये आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसका। यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहा है N2CO NO2CO NO + CO2। ये रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हमारे पास रेट इक्वेशन आ रहा है, रेट = K NO2 2² इसका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये CO को आना चाहिए था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी देखी तो हमें वहाँ पर ये नज़र आया कि NO2 इसके 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, इसके 2 मोल यूज़ होते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, अदरवाइज़ ये इसके अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। तो हमें रेट इक्वेशन ने बताया कि इसका सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि ये एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल है, ये एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर करके दे देता हूँ, ये NO2 यहाँ पर ट्वाइस होगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। तो हमें रेट इक्वेशन ने बताया कि ये जो ऊपर रिएक्शन हमने लिखा है ये सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि ये एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल है, ये मल्टीपल स्टेप है। अब हमने क्या किया, इसका जब हमने मैकेनिज्म को देखा तो हमने ये कहा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
ये इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप है, एक से ज़्यादा स्टेप है। ये हमने जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली तब हमें पता चला। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ये 1 मोल और ये 1 मोल NO2 प्लस NO2 जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये स्लो रिएक्शन था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NO3 में। और यहाँ पर जो NO3 था, ये देखिएगा यहाँ पर NO3 इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, इट कंज्यूम्ड एज सुन एज फॉर्म सच ए स्पीशीज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पर एक बात याद हमेशा रखिएगा, ये जो NO2 था इस केस में ये डायरेक्ट, यहाँ पर NO2 जो है वो डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। पहले NO2 जो है इसके 2 मोल NO3 में कन्वर्ट होते हैं। जब NO3 जो है ये बन जाता है, ये बड़ी स्पीड के साथ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, ये स्लो नहीं होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा। और इसमें जो स्लो स्टेप होगा इसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हमें किसने बताया, हमें रेट इक्वेशन ने बताया कि ये मल्टीपल स्टेप है, ये सिंगल स्टेप नहीं है। और इसके बाद इसके जब हमने 2 मोल यूज़ किए तो स्लो रिएक्शन हुआ और ये हमारे पास आ गया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और जब ये बना तो ये डायरेक्टली रिएक्ट कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये डायरेक्ट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। जब NO3 में कन्वर्ट होगा तब रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, वो है रेट रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो हमारे पास कौन सा होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं, द स्पीशीज विच प्रोड्यूस ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसे हम कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ कम वक्त के लिए जो है वो रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो। जिस तरह ये देखिएगा नाइट्रेट NO3 वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूस हुई और इसके बाद फ़ौरन जो है ये इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गई। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कि इन्होंने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया है, ये रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। NO2 प्लस NO2 जब इसमें कन्वर्ट होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। अब ये है क्या चीज़, यहाँ पर देखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन सम केसेस अंडर सर्टेन कंडीशन में स्टेबल और में बी आइसोलेटेड। कुछ कंडीशन में ये स्टेबल भी हो जाती हैं और आइसोलेट भी हम इसे कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं। ये हमारे पास आज का जो था वो लेक्चर था। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और पीछे जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता होता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।